अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया राजपूत और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। इंतजार किया जा रहा था लाहौर में बारिश का और बिलाखिर कल और रात के टाइम भी हमने देखा कि लाहौर में बारिश का जो सिलसिला है, हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। और आज भी हम वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं तो उसमें भी यही शो हो रहा है कि वक्फे वक्फे से जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ कराची में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, कल हमने शाम से देखा कि लाहौर में बारिश शुरू हुई तो थोड़ी हल्की फुल्की थी, लेकिन सबको यही खुशी महसूस हुई कि एटलीस्ट वो जो खुश्क सर्दी है ना, वो मोमेंटम टूटता हुआ हमें नजर आ रहा है और लोगों के चेहरों पर भी एक मुस्कुराहट है। इनफैक्ट हम सुबह के औकात में भी बात करें तो मौसम प्लेजेंट फील हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि घुटन सी है, बारिश के बाद भी सर्दी बहुत ज्यादा है कि जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो ये माशाल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि फाइनली अब्रे रहमत बरसा सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद, कराची, केपी के साइड, बलोचिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो ही चुकी है। बिल्कुल, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जिस तरह से बारिश से पहले जो खुश्क सर्दी थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, चुभने वाली सर्दी का जो एहसास था वो हो रहा था। और अब जब बारिश हो गई है तो सर्दी भी चुभ नहीं रही है, बल्कि एक अच्छा एहसास जो है ऐसे ही है। ना सिर्फ वेदर चौक हुआ था बल्कि जो हमारा फिजिकल एक मोमेंटम है ना, जो हमारी बॉडी एक्टिविटी है वो भी चौक हो गई थी और लोग घरों में से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। कुछ रोज पहले भी मैंने कहा जैसे मौसम प्लेजेंट हुआ तो अभी करीब में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, तो किसी काम के लिए मैं वहां पर गई, बाहर ऐसे लग रहा था हाँ कि लोग पता नहीं शायद ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए वहां पर। बहरहाल इस बारे में आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ, बिलावल भुट्टो का शिद्दत से इनकार। नौजवानों में कैंसर क्यों फैल रहा है, अहम वजह सामने आ गई। पोलैंड की हसीना का पाकिस्तान में रहने का फैसला। तो मौसम की तो बात हो गई, लेकिन आम इंतखाबात के सीजन की भी बात कर लेते हैं जो कि 5 साल बाद पाकिस्तान में आया है और फाइनली इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा बेजारी बहरहाल कहा जा रहा है कि इन इंतखाबात में नजर आएगी। और ये बात हम नहीं कह रहे, गैलप के जारी करदा एक ताजा तरीन सर्वे में ये बताया गया है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में यके बाद दीगरे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं। अब ये तो खैर 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि अवाम फैसला क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और अहम फैसला जिसके बारे में आपको अपडेट करते चले, कल ये फैसला सामने आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसना जुल्करनैन, उन्होंने जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया है। और फैसला सुनाने के वक्त बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में ही मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में मिलने वाली इस सजा को अब चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड बाकायदा तौर पर मिल चुकी है, उन्होंने हारूनाबाद में जलसा आम से खिताब किया और कहा कि उस शख्स ने जैसे इक़्तिदार जाता देखा पाकिस्तान पर हमला किया और नतीजा आज अदालत में आया है। समझता हूं ये अफसोसनाक किरदार रहा है। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने हल्का AN 127 का विजिट किया और इस मौके पर मरीम नवाज ये कहते हुए नजर आए कि आजकल किसी को मनाजरे का बहुत शौक है। ये बात हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी की। अभी तो सियासतदान एक दूसरे की खूब मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन असल सूरत हाल तो आम इंतखाबात के सामने ही आएगी। जबकि दूसरी ही तरफ इसी पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हालात बता रहे हैं कि मरकज और पंजाब में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। बिल्कुल ऐसी है और पहले से ये दावे शुरू कर दिए गए थे जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की दूसरी जमातों ने भी और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंटरव्यू देते हुए यही बातें की हैं कि सियासतदानों ने इस इलेक्शन को संजीदगी से नहीं लिया है। इसके साथ साथ जो उनकी नून लीग के बारे में बयानात हैं वो मजीद सख्त होते चले जा रहे हैं और इन बयानात में सख्ती मजीद दिखाई दे रही है।
उनका मजीद ये कहना था कि नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है और ये स्टेटमेंट कितने अरसे तक वैलिड रहती है ये इंतखाबात के बाद ही पता लगेगा कि ये मखलूत हुकूमत में शामिल होंगे नहीं शामिल होंगे। बिलावल कह रहे हैं कि मेरे वालिद को सबसे ज्यादा अरसा जेल में मियाँ साहब ने ही डाला था, उनके दौर में ही वालिद की जबान काटी गई थी। आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पता है कि मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है, हमने पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था और हम ये सलाहियत रखते हैं कि आगे भी मुल्क को बुरे हालात से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जबकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में हम फैसला सामने आया है जिसमें कहा गया कि इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जमहूरी निजाम में अवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाते हैं। आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि इश्तिहारी या मफरूर को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। तो ये तमाम तो सूरत हाल है जो कल ही के रोज पेश आई है। मतलब ये देखिए कि सियासी मोमेंटम किस हद तक बढ़ चुका है कि इतनी हिद्दत आ चुकी है हमारे रहनुमाओं के बयानात में भी। इसी पर बात कर लेते हैं, ज्वाइन करें सीनियर तजज़ियाकार मतीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बानी पीटीआई से अदालत में जब पूछा गया कि साइफर कहां पर है, जिस पर उन्होंने जवाब यह दिया कि वजीर आजम हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। फिर उन्होंने साइफर की मौजूदगी से भी इनकार किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को, बानी पीटीआई की इस सजा को? बहुत से हल्के, उनकी अपनी बहन ये कहती दिखाई दे रही थी कि सजा मौत दी जाएगी। है वो इस किस्म की मेरे ख्याल में ये बड़ी बहुत सारे ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर हाउस से पाकिस्तान की सियासत और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की सियासत और सियासी क़यादत जो है वो एक अलमिया से दो चार हो और वो दायरों में घूम रही हो तो फिर हमारी अदालत और हमारी सहाफत जो है वो भी उससे अलग नहीं रह सकती। तो इमरान खान को जो 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है ये भी एक किस्म की तारीख दोहराई गई है। नवाज शरीफ को भी 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले 6 जुलाई को इसी तरह 10 साल कैद की एवनफील्ड प्रॉपर्टी केस में सजा सुनाई गई थी। और आज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से तकरीबन 1 हफ्ते पहले इमरान खान को 10 साल कैद की साइफर के केस में सजा सुनाई गई है। दोनों के जो सजाएं हैं मैं समझता हूँ उनका जो अदालती अमल था और उस पे बराबर के कानूनी सवालात और सियासी सवालात भी उठ रहे हैं और ये यकीनी तौर पे एक मतनाज़ा फैसला के तौर पे याद रखा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एवनफील्ड प्रॉपर्टीज का मतनाज़ा फैसला था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पनामा केस में एक मतनाज़ा फैसला था, मगर शायद जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनका मकसद पूरा हो जाएगा क्योंकि अब 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो भी गुजर जाएगा और फिर बाद में अगर ये सजा खत्म भी होना हुई तो उस वक्त तक इलेक्शन हो चुका होगा। मतीउल्लाह चांद साहब, यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुक़्तदर कुव्वतों के जो फैसले हैं वो अदालती फैसलों पर बड़े असरअंदाज होते हुए हमें नजर आते हैं। फिर चाहे आपने एवनफील्ड केस का ही फैसला क्यों ना डिस्कस किया हो अभी यहाँ पर, आपको लगता है कि अदालतें फिर मुतनाज़ फैसले इसलिए देती हैं ताकि मुस्तकबिल में आगे चलकर कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जा सके और फिर से किसी न किसी को उठाने और किसी न किसी को गिराने का अमल एक बार फिर से जमहूरी कुव्वतों को सबूताश करने के लिए दोहराया जाए? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त समझी हैं सारे अदालती अमल को। पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ तो हाईएस्ट अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बराह रास्त नाअहल कर दिया था और उनका अलमिया ये था कि उनकी नाअहली के खिलाफ कोई अपील भी नहीं थी, एक नजरसानी थी वो भी मुस्तरद कर दी गई। तो बगैर अपील के हक के इमरान खान इस लिहाज से खुशकिस्मत जरूर हैं कि उनको जो लोअर कोर्ट है, जो सबसे निचली अदालत है, वहां पे सजा हुई है। वो हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं, वो नजरसानी का भी उनके पास हक होगा। ये बात तो दुरुस्त है, मगर हकीकत ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जब गुजर जाएगा तो हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर भी अपील के दौरान जो मालूमात सामने आएंगी और जो अभी भी सामने आ रही हैं तो उस पर यकीनन सवाल उठेंगे। और इस बात का इम्कान है और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने भी कल नियो टीवी के सहाफी प्रोग्राम में मुझसे बात करते हुए कहा था कि ये फैसला एडवोकेट तैमूर मलिक जो साइफर केस में वकील है शाह महमूद कुरैशी के, उनका इंटरव्यू सुनने के बाद इरफान कादर साहब ने कहा था कि ये फैसला, इस बात का इम्कान है कि ये फैसला जो है कल अदम हो जाए या सेट असाइड हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये अमल जो है बहुत पुराना ये जारी है और निचली अदालतें हमेशा इस्तेमाल होती हैं और निचली अदालतों के गलत फैसले को गलत करार देने भी एक रस्मी कार्रवाई होती है और यूं आला अदालतें भी उस रस्मी कार्रवाई को पूरा करने में उस सियासी अमल का और उस सियासी इंजीनियरिंग का चाहते ना चाहते हुए भी हिस्सा बन जाती हैं जो कि उनके बस में बज़ाहिर नहीं होती।
ठीक है, तो मती साहब अभी जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, अगर हम सियासतदानों की सिर्फ बात कर लें तो वो तो इस फैसले को बड़ा खुशाइन करार दे रहे हैं क्योंकि उन्हें इस फैसले से बड़ा फायदा मिला है, मजीद फायदा भी मिलने वाला है। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका अपना जाती तजिया क्या है साइफर के मामले के? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कंप्लीटली इसको अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, साइफर केस के दो पहलू हैं। एक पहलू तो मेरिट्स हैं कि जो शवाहिद है और जो असल जुर्म है, ये शवाहिद और असल जुर्म जो है उस वक्त छुप जाते हैं कि जब इसके पीछे बदनीयती का अंसर शामिल हो जाता है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको पूरा नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली फिर सियासतदान जो हैं इसका भरपूर फायदा उठाते हैं और खास तौर पे मुल्ज़मान भी। और मेरे ख्याल में इमरान खान भी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और शाह महमूद कुरैशी भी, कि जिस जल्दबाजी के साथ साइफर ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला किया और जिस तरीके से इमरान खान के वकीलों को मना करके सरकारी वकीलों को तैनात किया गया इमरान खान के दिफा के लिए, और रातों रात ये फैसला दिया गया, 24 घंटे की तकरीबन समाअत करने के बाद ये हंगामी बुनियादों पर फैसला दिया गया, तो ऑब्वियसली इस तरह के अमल से जो असल जुर्म है वो छुप भी जाता है और जो असल मुल्ज़म है वो बच भी जाता है। यही कुछ माजी में भी होता रहा। हकीकत ये है कि इंसाफ से ज्यादा जो अदालती अमल है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो ज्यादा अहम होता है। कोई मुजरम अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद छूट भी जाए तो इतना नुकसान नहीं होता जितना कि कोई मासूम आदमी जो है वो बगैर ड्यू प्रोसेस के आप उसको सजा सुना दें, उससे नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में ये ड्यू प्रोसेस ना होने की बायस ये जो अदालती फैसले हैं ये सियासत का शिकार हो जाते हैं और हमारी अदालतें भी है सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बन जाती हैं। और नवाज शरीफ के केस में भी यही देखें, जो पनामा केस में हुआ उसमें शायद कोई भी ये नहीं कह रहा था कि नवाज शरीफ ने शायद जायदाद नहीं बनाई, एहसासे नहीं बनाए। सब लोगों की तनकीद यही कर रहे थे कि जो प्रॉपर अदालती अमल है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो पूरा नहीं किया जा रहा। और जस्टिस एजाजुल हसन जैसे मौजूद जजेस को निगरान जज मुकर्रर करके एहतसाब अदालतों पे दबाव डाला गया और ये सारी मैनिपुलेशन हुई। तो सारा बात झगड़ा जो है ड्यू प्रोसेस का है और ये ड्यू प्रोसेस जब नहीं होने दिया जाता तो मक्तदर कुव्वतें उनको आइंदा की सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ये तो मती साहब मुझे ये बताइएगा कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था, आपको लगता है कि वो अब नून लीग के लिए बराबर हो गया या अभी भी कोई कसर बाकी है? 10 साल की कैद की सजा जो थी वो सुनाएगी नवाज शरीफ साहब को, वही फैसला आ गया इमरान साहब के खिलाफ भी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बानी पीटीआई को तो सजा होगी लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से अभी भी कोई फैसला आना बाकी है, तोशाखाना केस के हवाले से भी फैसला आना बाकी है। तो जैसे मरियम बीबी को सजा हुई थी 7 साल की, उनको भी होगी क्या ये सजा 7 साल की? देखिए, हमारी जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बड़ी तोहम परस्त है। तो हमारे सादा लोग हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं, तो उन लोगों को भी एक पैगाम देने के लिए हमेशा वैसे ही मामलात को दोहराया जाता है जिससे ये तासुर मिले कि ये कुदरत का कानून है, ये मकाफाते अमल है। तो आम लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आपने सुना होगा कि नवाज शरीफ ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि टिट फॉर टैट, उन्होंने जो किया अब वो भुगत रहे हैं। तो बात यह है कि ये आम लोगों को दिखाने के लिए शायद आप बुशरा बीबी को भी उसी तरह सजा सुना दी जाए, कुछ ना कुछ, जिससा मरियम बीबी और कैप्टन सफदर को सुनाई गई थी, जिससे कानूनी नहीं तो समाजी तौर पे लोगों में ये कबूलियत हो जाएगी कि चलो जिसने जो किया उसने वो भरा। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस चीज को दोहराया जाता है, बार बार तारीख को दोहराया जाता है। अफसोस इस बात का है कि गलत तारीख को दोहराया जाता है और हम तारीख से सबक नहीं सीखते। तो डेफिनेटली इस बात का इम्कान है कि वही कुछ इमरान खान के साथ हो भी रहा है और किया भी जाएगा मजीद, जो कुछ नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के साथ किया गया था। और इस चक्कर में हमारा निजाम जो है वो विक्टिम बन जाता है, हमारा अदालतें जो हैं उन पर से लोगों का एतमाद उठ जाता है, हमारी सहाफत जो है वो भी तकसीम हो जाती है। मुझे तो हैरानी होती है कि हमारे सहाफी भाई भी और तजियाकारी करते हुए वो ये कहते हैं कि ये मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हालांकि हम लोगों को हर हाल में जो है वो कानून और आइन के हवाले से बात करनी चाहिए और जो माशरे के लिए बेहतर है उसके हवाले से बात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मती साहब अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी इस सजा ने चैलेंज भी होना है, आपको क्या लग रहा है इस केस में मजीद कुछ लोगों को भी तलब किया जा सकता है, जिस तरह से बानी पीटीआई बार बार जनरल बाजवा का नाम लेते हैं? देखें, अगर उन लोगों को ट्रायल के मरहले पे तलब नहीं किया गया या किया जा सका तो अपील के मरहले पे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ट्रायल के मौके पे किसी को तलब नहीं किया गया तो अपील के मरहले पे गवाहान को कभी तलब नहीं किया जाता और ऐसा कभी होगा भी नहीं।
ये अदालतें और ये कानून जो है सिर्फ सियासतदानों के लिए है, सिर्फ सिविलियंस के लिए है। किसी फौजी आमर को अगर सजा सुनाई भी गई है तो उस सजा के खिलाफ हमने माजी में भी देखा कि जनरल मुशर्रफ की सजा के खिलाफ फौज के तर्जमान की तरफ से एक सियासी बयान आया जिसमें कहा गया कि फौज के इदारे के अंदर बददिली फैली है और उससे मोराल जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये सिर्फ सियासतदानों के लिए ये सजाएं मखसूस हैं। जब तक जो कानून की अमलदारी तमाम इदारों पे और तमाम कुव्वतों पे बराबर की नहीं होगी, हमारी अदालतें और हमारा सियासी निज़ाम इसी इंजीनियरिंग का शिकार रहेगा और हमारे लोग जो है वो सिर्फ ये कह के बात को दरगुजर करते रहेंगे कि ये तो मुकाफाते अमल है, ये तो अल्लाह की मर्जी है और ये जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो इसने किया वो उसने किया। तो हम इस गुस्से और इंतकाम का जज्बा न सिर्फ ये कि अपनी सियासत में पनपता रहेगा बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर लोगों में भी और सियासी कारकुनों में भी जो है ये गुस्से और इंतकाम का जज्बा जो है वो पनपता रहेगा और कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। मती साहब, जिस तरीके से आम इंतखाबात से 9 रोज पहले बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला आया है, अब आपको क्या लगता है कि वोटर का टर्न ओवर क्या रहेगा? इस वक्त जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आपको लगता है कि मोमेंटम मजीद बढ़ सकता है और चीजें जो हैं वो हमें किसी और जाती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि कुछ लोग ये भी तासुर दे रहे हैं कि कल जब फैसला आया है तो रद्द अमल के तौर पर पीटीआई के सपोर्टर्स घरों से बाहर क्यों नहीं निकले? उनको तो बाहर निकलना चाहिए था, वो लोग जो कि कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। देखिए, वोटर का रद्द-ए-अमल तो बात की बात है। पहले तो इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों का और इंटेलिजेंसिया का क्या रद्द-ए-अमल है, ये अहम सवाल है। मेरे ख्याल में अगर हम ये समझते हैं कि ये नाइंसाफी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, तो फिर पहले तो हमें अपने रद्द-ए-अमल का जायजा लेना चाहिए और मेरे ख्याल में हमें इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे सियासी अमल को और अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है सियासी इंजीनियर के लिए। उसके बाद अब वोटर के रद्द-ए-अमल का देखें तो अगर ये नाइंसाफी है तो फिर दानिश्वरों की तरह, हम जैसे इंटेलिजेंसिया की तरह वोटरों को भी इस पे आवाज उठानी चाहिए और इसकी यकीनी तौर पे मज़ामत करनी चाहिए। जबकि कुछ इदारों का, मकतदर कुव्वतों का या एस्टैब्लिशमेंट का ये शायद कोशिश होगी कि वोटरों को मायूस किया जाए और शायद ये जो इमरान खान को 10 साल कैद की सजा है, ये तसलसल है उन फैसलों का जिन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई के वोटरों को घरों पे बैठने पे मजबूर किया जाए, उनको मायूस किया जाए, उनमें बददिली फैलाई जाए ताकि वो घरों से बाहर ही ना निकले। और अगर वो नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियसली जो भी नतायज जाएंगे वो दूसरों के लिए काबिल कबूल होंगे। तो ये समझेंगे कि चूंकि जलसे बहुत बड़े थे नवाज शरीफ के या आसिफ अली जरदारी के, तो इसलिए जो नतायज आए वो जलसों के मुताबिक हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी तरफ तासुर एक ये भी तो है कि बानी पीटीआई ने गलतियां भी बहुत की हैं, डायलॉग किसी से नहीं किए हैं, किसी सियासी जमात से बात नहीं की है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं किए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अगर हम देख ले हैं वो नहीं करवाए गए जिसकी वजह से इंतखाबी निशान छीन लिया गया या इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तो इस तमाम सिनेरियो को भी आप किस तरह से देख रहे हैं? बानी पीटीआई से, उनकी टीम से गलतियां भी बहुत हुई हैं। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान ने जितना हमारे सियासी और जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया तारीख में, इतना ज्यादा नुकसान शायद किसी, मैं तो समझता हूँ नवाज शरीफ ने या आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट से समझौते करके इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान ने 4 साल में पहुंचा दिया और खुली छुट्टी दे रखी एस्टैब्लिशमेंट को और उन मकतदर कुव्वतों को जमहूरी अमल में हिस्सा बने। बल्कि वो अपने इंटरव्यूज में इसके जवाब पेश करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट का जो है 1 पेज पे होना जरूरी है और उनकी मदद से, खुफिया इदारों की मदद से कानून साजी करवाते रहे। टेलीफोन टेपें जो होती थी निजी गुफ्तगू की, उसको जस्टिफाई करते रहे, उसको डिफेंड करते रहे, पार्लियामेंट पे लानत भेजते रहे और अपने कारकुनों को जो है सियासी कारकुन बनाने की बजाय अपने फैन फॉलोअर्स बनाते रहे। शख्सियत परस्ती के ऊपर उन्होंने रागब किया। तो जितना नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया और जितनी गलतियां इमरान खान ने की है शायद किसी ने नहीं की, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर इमरान खान ने माजी में गलतियां की हैं तो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जो है वो हाल के अंदर अपनी गलतियों का सिलसिला जारी रखे। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन सारे सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इमरान खान ने जो कुछ किया या उनकी सियासी जमात ने अगर इलेक्शन नहीं भी कराए थे तो ये मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया जाता और वो भी सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर यह इंतखाबी निशान छीना जाता, उस पे जो है वो मोहर जो है अदालत की लगवा ली जाती, जिससे सारा इल्जाम अब आइंदा जो है वो अदालत पे ही आएगा और कोई ये नहीं कहेगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा जुर्म नहीं था क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो इंतखाबात होते हैं
वो भी कोई किसी ड्रामे से कम नहीं होते, बल्कि स्टार प्लस ड्रामा कहें तो वो भी गलत ना होगा। बिल्कुल ऐसी है। मती साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब आपने दोनों जमातों की बात कर ली है, तो इन दोनों जमातों के दरमियान जो चपकलिश का सिलसिला है 16 माह की हुकूमत के बाद, अब जिस तरह से आपस में एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, उस तनकीद को आप किस तरह से देख रहे हैं? और डे बाय डे हम देख रहे हैं कि बिलावल का जो तनकीद करने का सिलसिला है या जो रवैया है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। और अब तो नून लीग भी चुप नहीं बैठ रही बिलावल के खिलाफ, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उन्होंने अब जो एक बहुत बड़ी जमात पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है उससे लोगों की तवज्जो हटानी है। तो अब ये इन दोनों ने जो भी एक दूसरे पे तनकीद करनी है, ये एक खोखली तनकीद से ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ वोटरों की तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं। नून लीग वाले पीटीआई के वोटरों की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो है पीटीआई के वोटरों की और उनकी वोट हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये जितनी तनकीद जो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं माजी के हिसाब से, क्योंकि वालिद के साथ जुल्म हुए माजी में और नवाज शरीफ ने ये किया वो किया, वो सारी खोखली बातें हैं, क्योंकि ये सब सियासत और इलेक्शन की एक हिकमत अमली का हिस्सा है। क्योंकि अगर ये सब कुछ उनके जहन में था तो फिर वो कभी भी नून लीग के साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत में इत्तेहादी ना बनते, वो वजारतों के मजे ना लेते। अब आके जब वो तकरीरें कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, और मकसद ये है कि लोगों को ये बताना कि इस वक्त मैदान में सिर्फ दो ही जमातें हैं जो आपस में मुकाबला कर रही हैं, और तहरीक इंसाफ से तवज्जो हटाना है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि फिर आम इंतखाबात में से पीटीआई की सियासी जमात को हटाने के बावजूद दोनों बड़ी जमातों का फोकस अभी भी पीटीआई और उनके वोटर्स की तरफ ही है। बहुत शुक्रिया आपको मतीउल्लाह जान साहब, अपना वक्त दिया, तफसीली गुफ्तगू हुई और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आप अपनी खबरें दे रहे होते हैं, लेकिन जो कल का केस था उस पर आपने जो तफसीली तज्जिया दिया है उस पर भी हमने अपने व्यूअर्स को गाइड किया। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी स्टार 3030 हैश मिलाएं। जोंग 4G। मेरा हल्का है 238 और मैं चूंकि जेल में हूँ 5 महीने से, तो मैं अपने हल्के में हूँ। मेरा हेडक्वार्टर इस वक्त सेंट्रल जेल है। ये वही सीधे जहाँ से आमिर लियाकत हुसैन भी जीते थे, और मेरा हेडक्वार्टर सेंट्रल जेल भी, उसकी खोली CSW डेथ सेल, वो भी इसी हल्के के अंदर है। मैं इस दफा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे सामने अरबपति लोग भी हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में सरकार है, किसी के हाथ में RO है, किसी के हाथ में सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मेरा नजरिया है, मेरा कप्तान है, और अल्लाह ताला की जात से बुजुर्गों बरतर से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मेरा निशान टेबल टेनिस का बल्ला है, उसको भूलना नहीं है। 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन में टेबल टेनिस के बल्ले को इन बड़े बड़े उम्मीदवारों के सामने एक कैदी को, एक ज़मीर के कैदी को, एक नजरियाती कैदी को जरूर याद रखेंगे, जिसका हेडक्वार्टर आजकल सेंट्रल जेल की खोली डेथ सेल की खोली। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिपचिप
और सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। कर्शी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत, फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। कर्शी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना लें। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात के हवाले से भी हम बात कर रहे थे और कल जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी गई है उस पर भी हम रिस्पॉन्ड ले रहे थे। मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद थे और अभी इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो आपका रद्द-ए-अमल आया, रिस्पॉन्ड आया, उसमें आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मौत की सजा नहीं हुई। तो आपको ये क्यों लग रहा था या अलीमा खान साहिबा को ये क्यों लग रहा था कि मौत की सजा ही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे तो लग रहा था या नहीं लग रहा था, लेकिन जो उनकी बहन अलीमा खान ने पिछले 2 महीने से ट्रैक पकड़ा हुआ था जी, वो हर पेशी पे जाके बाहर निकलती थी और अडयाला जेल के बाहर कहती थी मेरे भाई को मारने लगे हैं, सजाए मौत देने लगे हैं, फांसी के फंदे पे चढ़ाने लगे हैं, फांसी की सजा देने लगे हैं। उनको ज्यादा जल्दी थी और मैं हैरान होता था उनके बयान और उनके स्टेटमेंट सुन के कि क्या जजों से ज्यादा, अदालतों से ज्यादा, रियासत से ज्यादा इनकी बहन को या इनके खानदान को जल्दी है कि इनको जनाब फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। फिर उसके बाद जो कानून कहता है, कानून तो सिर्फ 2 सजाएं इसमें लिखता है, एक तो सजाए मौत है और एक जनाब उम्र कैद है। तो मैंने इस वजह से बड़ा वायरल हुआ है मेरा ये कमेंट जो मैंने कल तमाम टीवी चैनल में भी दिया। मैंने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरे जहन में जो एप्रीहेंशन थी, मैं कई दिनों से सोचा था कि अगर खुदा न खास्ता सजाए मौत हो गई, मौत की सजा हो गई, डेथ पेनल्टी की सजा हो गई, तो आगे हम एक भुट्टो संभाले फिरते हैं, वो अभी तक जिंदा है, वो मरता ही नहीं है, ठीक है ना। बंदे मार दिए, पूरा सिंध मार दिया, लेकिन भुट्टो जिंदा है। अब एक नया भुट्टो पैदा हो जाना था, एक नई पोलराइजेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और पाकिस्तान की माशरत के अंदर और सोसाइटी के अंदर पैदा हो जानी थी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ऐसी सजा नहीं आई और जज ने बेहतरीन, मैं कहता हूं कि माशरती और सियासी हवाले से एक फैसला दिया है कि जो उन्होंने गलती की थी, जो गुनाह किया था, उसकी सजा भी मिल गई और कोई ऐसी सजा भी नहीं आई कि जिससे मजीद पोलराइजेशन पाकिस्तान की सोसाइटी या माशरे या सियासत के अंदर हो। सही। अच्छा फयाज साहब, फिर ये बताइएगा कि जिस वक्त ये सारा मामला हुआ साइफर केस के हवाले से, उस वक्त आप पीटीआई का हिस्सा थे, तो फिर आपको तो मालूम होगा कि ये साइफर की हकीकत क्या थी। और वो जो सवाल बार बार बानी पीटीआई से पूछा जा रहा है कि साइफर है कहाँ, आपको कुछ मालूमात, पार्टी के बाकी लोगों को मालूमात कि वो अगर था तो है कहाँ पर? देखिए, बात यह है कि साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने साइफर का मसला उठाया। ये प्री प्लान, इनके जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैंडलर्स थे ना, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, वो और पाकिस्तान से बाहर जो इनके हैंडलर्स थे, यहूदी लॉबी थी और बाकी जो इंटरनेशनल कुछ लॉबीज थी जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी इनके जरिए से और इनकी तहरीक के जरिए से, उन्होंने इनको हल्लाशेरी दी कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर और खसूसन पाकिस्तान में अमेरिका को गाली दे के या अमेरिका को बुरा भला कह के या अमेरिका को अपना दुश्मन जाहिर करके इंसान इस तरह पॉपुलैरिटी इख्तियार करता है। वही हुआ, वही तहरीके इंसाफ और वही साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ और वही साबिक वजीर आजम और हम लोग समेत जो लोगों की नफरत की अरूज के ऊपर थे हम जनवरी 2022 तक, लोग हमें सुनना देखने के रवादार नहीं थे, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से। 2021 मुझे याद है कि हम लोगों को अपने खानदान के अंदर अपने बहन भाइयों से और अपने रिश्तेदारों से मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, लेकिन लोगों ने देखा जैसे ये वाला जनाब साइफर लहराया और ये वाला बयानिया रखा, आप जनाब जिल्लत और रुसवाई से निकल के आप बुलंदियों पे चले गए। इन्होंने इनको अंदरूनी और बैरूनी, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिजीनियस, एक्सजीनियस, जितने इनके हैंडलर्स थे, इन्होंने कहा यार आप ये साइफर के जरिए से अमेरिका को थ्रेट लगाओ और अमेरिका को बीच में लेकर आओ। आप ले तो आए, लेकिन अब हुआ क्या, पब्लिक को तो नहीं पता ना इसका, अब आई विटनेस है।
हुआ ये कि जनाब पूरा 1.5 से 2 महीने बाद जब प्रेशर आया ना बाहर से, इनके जनाब सारे फंड्स बाहर से, इनके सारे ओहदेदार बाहर के नेशनैलिटी होल्डर, इनकी सोशल मीडिया टीम अमेरिका की नेशनैलिटी होल्डर, इनके सारे जनाब ससुरालिये से लेके आगे पीछे, फिर हमने खुद ऑन ओथ, मैं ये कह रहा हूं ऑन ओथ, कि जनाब हमें तर्जमानों की मीटिंग, लीडरशिप की मीटिंग, कमेटी की मीटिंग में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ सख्ती के साथ मना करते थे, किसी ने साइफर का तस्करा नहीं करना, किसी ने टॉक शो के अंदर साइफर की बात नहीं करनी, किसी ने मीडिया टॉक के अंदर साइफर की बात नहीं करनी, किसी ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साइफर की और अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, अमेरिका के खिलाफ कोई किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करनी। ये ऑन ओथ कह रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। अब मुझे ये बताएं, मैं पूरी कौम से सवाल पूछता हूं आपके टीवी चैनल के जरिए से, ये मुनाफिकत नहीं है? आपने अपने मुल्क को दांव पे लगा दिया, आपने अपनी रियासत को दांव पे लगा दिया, आपने इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज जो है ना, जो आपका पूरी दुनिया है, उसमें आपने उस मुल्क के साथ जिसके सर सदके आपकी सारी इकोनॉमी चलती है, जिसके सर सदके आपके सारे मामला चलते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया जहान के सारे मालियाती अदारे, आप उस जनाब आपने मुल्क को सिर्फ अपनी जाती अना, जाती तस्कीन और अपनी सियासत को बचाने के लिए आपने जनाब मुल्क दांव पे लगा दिया। फिर दांव पे लगाने के बाद फिर उस पर कायम है ना। अब ताजा तरीन सूरत हाल ये है, ज़रियाब साहिबा और अनवार साहब, आज से कुछ दिन पहले इन्होंने तीसरी यहूदी लॉबिंग फर्म LGSLL, जिसका जनाब जो हेड है वो स्टीफन पाइन है, यहूदी है, उसको हायर किया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका के अंदर मोटिवेट करने के लिए कि वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाए भी और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाए, पाकिस्तान के जनाब पेज पुर्जे कसे ताकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जनाब रिलीफ मिले। बिल्कुल चौहान साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा बेहतरीन फैसला ये सामने आया है जो 10 साल की सजा दी गई है, इसी तरह की 10 साल की सजा नवाज शरीफ साहब को दी गई थी। मैं किसी भी केस का कंपैरिजन नहीं करने लगा, लेकिन अदालती सिस्टम पर हम बात करने लगे हैं कि फिर किस तरह से ये फैसले रिवर्स होते हैं, तो इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि ये भी फैसला रिवर्स हो जाएगा? अच्छा, एक चीज आपको बताऊं जी, इस फैसले के अंदर बड़ी हिकमत है, बड़ी हिकमत है। अभी पहला फैसला आया है, इसके बाद आपका तोशा खाने का आज फैसला शायद आ जाए जी। फिर उसके बाद आपका 190 मिलियन पाउंड का है, फिर आपके 9 मई के फैसले हैं, फिर आपकी जनाब इद्दत में शिद्दत वाले जनाब आपके शादी वाला जनाब फैसला है। अब इसमें एक तसलसल है, अगर तो इस फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक चेयरमैन, उनकी सोशल मीडिया टीम, उनकी पार्टी अगर दहशतगर्द और इंतहा पसंद पार्टी से निकलकर एक स्ट्रीमलाइन पार्टी, एक हम्बल पोलाइट पार्टी, एक जनाब जिसे कहते हैं ना कि इंतहा पसंदी से पाक दरमियाना रो, एक कैसे होगा वो, कैसे होगा फैजुल हसन चौहान साहब, कुलिया तो बताएं। जी जी, मेरी पूरी बात सुन लो। अगर तो इस पे आ गए तो अगले जितने फैसले हैं, और इस केस में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर अपील होती है तो शायद इनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये मैं वो कहते हैं ना, वो जब आप कार्ड खेलते हैं ना तो एक पत्ता फेंकते हैं तो कहते हैं जी मार्केट का भाव चेक करने के लिए आपने ये पत्ता फेंका है कि जो बाकी लोगों के हाथ में पत्ते हैं, पत्तों की हैसियत क्या है, कौन किस लेवल के पत्ते अपने हाथ में लेके फिर रहा है। एग्जैक्टली ये मार्केट का भाव चेक करने के लिए ये सजा दी। लेकिन चौहान साहब पहले एस्टेब्लिशमेंट कहती रही खान साहब से बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते थे। अब खान साहब की स्टेटमेंट जो आ रही हैं, जब भी वो सहाफियों से मिले हैं, कि वो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, पर एस्टेब्लिशमेंट बात करने को अब तैयार नहीं है। लेकिन मेरे भी सवाल का साथ ही जवाब देते हैं अनवार के साथ साथ कि ये होगा कैसे जो आपने कहा है कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो। देखिए, बात यह है कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय जोदे पशेमा का पशेमा होना जी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ओ खुदा के बंदो, आपको याद है कि तकरीबन 9 मई से पहले के जो कुछ 6-7 महीने थे, इस साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लबो लहजे के अंदर क्या फिरौनियत थी, क्या रऊनियत थी, क्या नमरूदियत थी, क्या तकब्बुर था, क्या गरूर था। मुझ समेत कई छोटे बड़े सीनियर जूनियर मीडिया पर्सन, पॉलिटिकल पर्सन इनको समझाते थे, भाईजान बैठ जाओ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाओ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाओ, मामला निगोशिएट कर लो, कोई दरमियाना रास्ता निकाल लो। इनके पास आकड़, इनके पास गरूर, इनकी रऊनियत,
आप हर रोज इनके बयान एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार तकरीरें सुनते थे कि जनाब ऐसी की तैसी, मैं शोहरत की बुलंदियों पर हूं, मैं पॉपुलैरिटी के बुर्ज खलीफा के ऊपर हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, मेरे ये मुतालबात मानो, मेरी ये बातें मानो, मेरी ये जनाब डिमांड्स मानो, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे। ये सारी चीजें पूरी कौम देखती थी ना। लेकिन अब देखें, फिर लोगों ने ये भी देखा कि 9 मई के वाकये के बाद जब ये 12 मई को बाहर आए, उस वक्त से लेके गिरफ्तारी तक हाथ जोड़ जोड़ के रात को रोजाना वीलॉग करते थे, कोई आए मेरे पास, कोई आए मेरे पास, कोई मुझसे बैठे, कोई नेगोशिएट करे, वो भी नहीं हुआ। अब जेल के अंदर कर रहे हैं, किस वक्त? खुद तबाह, पार्टी तबाह, मुल्क तबाह, फयाज चौहान तबाह, 70,000। फयाज साहब, आप कहां से तबाह हुए? आप तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आगे चल के पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। नहीं, आज आप इस मूड में नहीं कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब दें, तो फिर ये तय होगा कि आपसे सवाल जो है ना फिर बनवारी पूछेंगे आज। अच्छा, सोलो। अच्छा, आपका जवाब दूंगा, आपका जवाब दो, कैसे तबाह? और जनाब रोजाना पेशियां भुगत रहे हैं, सियासत सारी दाव पे लग गई। 70,000 खानदान है ज़रियाब साहिबा, जिनके घर आधे घर है, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके बच्चे को रेडी लगाता था, कोई छाबी लगाता था, कोई क्लर्क था, कोई प्राइवेट सेक्टर में नायब कासिर था, कोई किसी दुकान के ऊपर काम करता था, उसके ऊपर पर्चे हुए, कोई पकड़ा गया है, कोई मफरूर है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में बीवी बच्चे जनाब खजल हो रहे हैं, माए बहने बेटियां जेलों में, हवालात में, कचहरियों में, थानों में खजल हो रही है। मैं उस खंस में कह रहा हूं कि तबाह जी। मेरा घर तबाह हुआ, मेरे घर में कम से कम 40-50 लाख का सामान जनाब तोड़फोड़ हुई, मेरे खानदान के 4 घरों के अंदर जनाब तोड़फोड़ हुई, मेरी बहन के घर, मेरे बहनोई के घर, मेरे जनाब बड़े भाई के घर, मेरे घर के 4 अफराद गिरफ्तार हुए। उस सेंस में मैंने कहा कि हम सारे तबाह। उसके बाद जनाब कहते हैं नहीं जी नहीं, आओ अब आके बैठो, बैठ के जनाब डिस्कशन करें। और सोशल मीडिया पे वो दज्जाली कुत्ते बैठाए हुए हैं, वो सारा दिन बहू 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 लगे होते हैं, वो हर वक्त। आप मुझे बताएं, कल के फैसले के बाद कितने लोग सड़कों पे आए? चलो ये बताओ जरा, आप बताओ कल के फैसले, क्योंकि कल के फैसले के बाद बहुत से लोगों को ये पता है कि उन्होंने अपना फैसला जो है वो 8 फरवरी को सुनाना है, तो वो जाके उसकी तहम्मुल मिजाजी पे बैठे। जब उनको पीटीआई का झंडा लहराने पर पकड़ दकड़ हो रही है, फयाजुल हसन चौहान साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने सियासी पनाह ली, आपने कब सियासी तौर पर तबाह हुए, आपने पनाह ले ली, बाकियों को भी आप मशवरा दे रहे। मैं यही तो पूछी थी, वो सियासी कुलिया बताइए लोगों को कि लोग भी ड्राई क्लीन हो जाएं, उनके ऊपर से भी ये मुकदमे शुकदमे खत्म हो जाएं। आप वो बता नहीं रहे। मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ, मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ, मैं सारे केसेस भुगत रहा हूँ। ये गलतफहमी है आपकी कि ड्राई क्लीन में जाके चीज हो गए जी। इस इंतहा पसंदी की सियासत ने और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस नरगिसियत की सियासत ने हमें किसी काम का नहीं, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान किस स्टेक पे लगा हुआ है, इकोनॉमी तबाह हो गई है पिछले 2 सालों में। चले चौहान साहब, आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि आपके दरमियान, आपकी जमात के दरमियान और मुस्लिम नून के दरमियान बहुत सी चीजों पर एडजस्टमेंट भी दिखाई दे रही है। इन तमाम मामलात को आप किस तरह से देख रहे हैं? और एक जो तासुर मौजूद है कि आम इंतखाबात के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम नून में ही जम हो जाएगी, इसको आप खुद ही क्लैरिफाई कर दें। हाँ यार, ये सब ड्रामा है। देखिए, जब हमारी पार्टी बनी थी जी, उस वक्त भी जनाब यही प्रोपेगेंडा किया गया कि नून लीग की बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम। हम तो अपने इंतखाबी निशान पे, अपने झंडे पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी लीडरशिप के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने आज से 20 दिन पहले एक प्रेडिक्शन की थी, वो बड़ी वायरल हुई है कि जनाब 33%, 30% कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर और KPK के अंदर आजाद मेंबर बनेंगे। और ये आजाद मेंबर वो तहरीक इंसाफ वाले नहीं है, ये उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो उक्का दुक्का जो भी बनेगा, बनने के बाद वो भी कोई तहरीक इंसाफ का नहीं रहेगा, वो भी किसी ना किसी को प्यारा हो जाएगा, किसी दूसरी पार्टी को। लेकिन इसके अलावा 30% जो तकरीबन 70 के करीब राउंड अबाउट कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, ये मेरी एक असेसमेंट और प्रेडिक्शन है, वो सारे के सारे और अक्सरियत जो है ना इंशाल्लाह IPP ज्वाइन करेगी। तो फिर फैसल इसके लिए आप लोगों की तैयारी कैसी है? अलीम खान साहब की, जहांगीर तरीन खान साहब की सारे राब्ते में, वो सारे आजाद जो कैंडिडेट हैं वो सारे राब्ते में है जहांगीर तरीन साहब के साथ, अलीम खान साहब के साथ। तो जब वो सारी के सारे आएंगे, उनमें से अक्सरियत, फिर एक हैंडसम किस्म की क्वांटिटी के साथ कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर हमारा जब एक पार्लिमानी ग्रुप बनेगा, उससे अब लोग घबराए हुए हैं।
अब ये शुर्लियां छोड़ते हैं कि वो जी नून लीग में जम हो जाए, और न हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, अलग पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही तासुर देती दिखाई दे रही है कि जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं उनको समेट कर ले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की सियासत को आप भी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, और एहसन इकबाल भी यही कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को वोट देने से बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे जाएं, क्योंकि उनके जो खरीदार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। देखें अनवार भाई, दो चीजें बिलावल जरदारी साहब ने जनाब नकल की है और पिक की है, एक अलीम खान साहब की, एक मेरी। अलीम खान साहब की वो 300 यूनिट बिजली फ्री हमारी पार्टी का जो था उसको जनाब ये ले आए और इन्होंने कहा जी 200 यूनिट बिजली फ्री का एग्जैक्ट इन्होंने जनाब कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है जी। दूसरा कॉपी पेस्ट जो इन्होंने की ना, मैंने जब ये बात एक लीडिंग टीवी चैनल के जनाब उसमें मैंने कही वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में, उसके तीसरे दिन जनाब बिलावल जरदारी साहब ने भी जनाब यही बातें शुरू कर दी हैं। आजाद लोग आ रहे हैं तो आजाद को साथ बनाएंगे तो हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये भी कॉपी पेस्ट थी फयाज चौहान की जनाब उस प्रेडिक्शन की। तो ये कॉपी पेस्ट के साथ सारी चीजें चला रहे हैं। अदरवाइज ठीक है उनकी तरफ भी कुछ चले जाएंगे, लेकिन वो जो आजाद मेंबरान होंगे असल चीजें उन्होंने तय करनी है, वजारत उज़्मा का भी और पंजाब की वजारत आला का भी। ठीक है, तो मतलब एक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने काफी नजर रखी हुई कि आजाद उम्मीदवारों पर लेट्स सी कि किसके नाम का पूरा निकलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि नून लीग भी अगर कहीं से जोड़ तोड़ करते हुए हमें नजर आए तो शायद कि किसी दूसरी सियासी जमात से इत्तेहाद करने के बजाय वो भी आजाद उम्मीदवारों पर ही तकिया करना मुनासिब समझेगी। आपके पास कोई सवाल है तो जरूर कीजिए। बिल्कुल, चौहान साहब से मैं ये जानना चाहूंगा, जब मंशूर की बात करते हैं मुस्लिम लीग नून पर बड़ी तनकीद की गई, मंशूर को लेकर के बड़ी देर कर दी उन्होंने अपना मंशूर पेश करते करते, इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब आगे। बिलावल की भी स्टेटमेंट है कि जो तमाम सियासतदान हैं उन्होंने इन इंतखाबात को उतना सीरियस नहीं लिया। आप किस तरह से देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को? हमने भी वो गहमा गहमी इलेक्शन की उस तरह से नहीं देखी जो प्रीवियस इलेक्शंस में हम देखते होते थे। देखिए पाकिस्तान का ये इलेक्शन दुनिया की सियासत में, दुनिया की जो पार्लिमानी जमहूरियत की सियासत है ना या डेमोक्रेसी की 150 साल 200 साल की, उसमें सबसे गंदा, सबसे थका हुआ, सबसे गलीज, सबसे पोलराइज्ड, सबसे जहर आलूद अगर कोई इलेक्शन है तो वो ये इस दफा का इलेक्शन है। सबसे ज्यादा अजीब मारामारी, अजीब छीना छपटी, अजीब नफरत अंगेज, और उनकी बुनियादी वजह साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी पॉलिसीज 9 मई और उनकी तहरीक फसाद फिल अर्ज है। ये मैं आपको बिल्कुल दिल की अथाह गहराइयों से ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इन इलेक्शनों के अंदर जो मैनिफेस्टो की बात है, अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने मैनिफेस्टो दिया, लेकिन खुदा का इस मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दरामद करवाएं। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को महंगाई के चुगल से बचाएं। गरीब क्लास, लोअर मिडिल क्लास को तो एक साइड पे रख देना, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास यकीन जाने वो रुल गई है, 2 सालों में रुल गई है। रिच क्लास का भी आलम यह है कि उनके हालातों वाकयात डिस्टर्ब हुआ हुए हैं। तो पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का खसारा देख ले, इंपोर्ट के हवाले से सूरत हाल देख ले, एक्सपोर्ट की जनाब आप तो फैयाज साहब बैलेंस ऑफ सीट के बारे में भी जरा मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ओन चौधरी साहब और अलीम खान साहब ने जो नून लीग से सीट एडजस्टमेंट कर रखी है अपने हलकों में, आपको लगता है कि अगर खुदा न खास्ता वो इलेक्शन हार जाते हैं इन सीटों पर तो भी इत्तेहाद बरकरार रहेगा या कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है उस इत्तेहाद में? देखिए हमारी एडजस्टमेंट हुई है, इत्तेहाद नहीं हुई। जरा आप साहब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। एक होता है एडजस्टमेंट, होता है इत्तेहाद। इत्तेहाद होता है कि आप इकट्ठी, एक होता है पार्टीजम करना। 3 कैटेगरीज होती हैं, चलो मुख्तलिफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं उनका आपस में अगर मिलाप हो तो 3 किस्म के होते हैं। एक सीट एडजस्टमेंट होती है, अपने अपने इंतखाबी निशान पे, अपने अपने झंडे पे आपने इलेक्शन लड़ना है लेकिन एक दूसरे के मुकाबले में कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। एक तो ये है। दूसरा होता है इत्तेहाद। 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, आपने अपनी अपनी एंटिटी बरकरार रखी लेकिन एक इत्तेहाद बनाकर आपने एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना शुरू किया, जैसे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना और बाकी। एक होता है कि आप पार्टी जम करते, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी में जम हो गई। हम जनाब एडजस्टमेंट हमने की है, और ये एडजस्टमेंट सिर्फ इलेक्शन की हद तक होता है। इंतखाबी इत्तेहाद जो होता है वो इलेक्शन के बाद भी पार्लिमानी ग्रुप जो ना वो इत्तेहाद वाला ही कंसीडर किया जाता है। एडजस्टमेंट में अपना अपना इत्तेहाद आपका पार्लिमानी ग्रुप होता है, हमारा पार्लिमानी ग्रुप अपना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान, तर्जुमान IPP हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे वक्त की। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है तोशाखाना केस में। यह अहम तरीन अपडेट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अदालत का फैसला अभी अभी सामने आया है जिसके मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। इंतहाई अहम फैसला है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और सभी की नजरें इस अहम फैसले पर जो थी वो मरकूज थी। और अब ये फैसला सामने आया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सजा उसकी सुना दी गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि 14 साल कैद बामुशक्कत का फैसला बानी पीटीआई और उनकी बेगम बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत की तरफ से सामने आया है। अहम अपडेट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और आज भी एक अहम फैसला सामने आया है बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, जहां दोनों को ही 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा अब सुना दी गई है। थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम में हम फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ भी ये तमाम मामला डिस्कस कर रहे थे और यही कह रहे थे कि अब इंतजार किया जा रहा है कि तोशाखाना का जो फैसला है वो कब आएगा। उसके बाद 9 मई के हवाले से भी फैसला सामने आना बाकी है और उसके बाद भी 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो भी मंजर आम पर आना है। अभी अहम अपडेट ये है कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्स चेयरमैन बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा अभी अदालत की जानिब से सुना दी गई है। यह अहम फैसला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल भी एक अहम फैसला सामने आया था जहां शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको सजा सुनाई गई थी 10 साल कैद बामुशक्कत साइफर केस में। और अभी इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था तमाम ही हलकों की जानिब से। यह अहम फैसला था तोशाखाना केस के हवाले से जहां बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा अभी सुना दी गई है। और थोड़ी देर पहले हम यही चीजें तमाम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तोशाखाना केस का फैसला आना है जो कि अभी सामने आ चुका है। उसके बाद यही कहा जा रहा था बार बार कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सामने आना है। सानिया 9 मई जो हुआ था उस हवाले से भी फैसला भी सामने आना है। तो मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं जिनमें बानी पीटीआई के हवाले से भी फैसला सामने आना है। अभी आम फैसला था तोशाखाना रेफरेंस का जिसका फैसला सामने आया है जिसके मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई और साथ ही साथ बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। बिल्कुल इंतहाई अहम फैसला जिसमें अब ये भी खबर हम आपको दे रहे हैं कि बानी पीटीआई जो हैं उनको 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। आइंदा इंतखाबात में उनकी जो कहा जा रहा था कि शमूलियत होगी या नहीं होगी उसके हवाले से तमाम जो थे कयासराइयां वो खत्म हुई और बाकायदा तौर पर फैसला सामने आ चुका है अदालत की तरफ से और उन्हें 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। तो बिलाखिर हमने देखा कि तोशाखाना केस पे फैसला सामने आया और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक उन्हें 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है जबकि बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया है। इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि साइफर केस के मामले पर अहम तरीन फैसला आया जिसमें शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के हवाले से फैसला सामने आया और दोनों शख्सियात को हमने देखा कि 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। और आज जो है वो ये खबर सामने आई है कि तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी सामने आ चुका है और इस फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है जबकि साथ ही साथ 10 साल के लिए बानी पीटीआई को नाअहल भी करार दिया गया है। अपडेट करें आपके साथ मामले के हवाले से। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खालिद चौधरी हमें अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी खालिद। पाकिस्तान